हेलो एवरीवन, ये एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो बस चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को देखते रहो। अरे राजा गए रानी गई अब तो प्रजातंत्र। देखो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले तुम लोग को सिंपल भाषा में ये पता होना चाहिए कि आखिर टाइटल पूछ क्या रहा है, क्योंकि अक्सर टीचर इसी बात पे इज्जत का कचड़ा कर देते हैं। तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से सीधा सीधा हम लोग को ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी का आखिर आउटपुट क्या होता है, डेमोक्रेसी से हमें मिलता क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या हार्म होता है, डीमेरिट्स मेरिट्स, यही सब हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बस आंख और कान खोल कर मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहो। देखो, ये चैप्टर तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 6 to 10th तक लगभग हर सिविक्स के बुक में तुम लोग को व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, फलाना डिमकाना करके डेमोक्रेसी से रिलेटेड चैप्टर्स मिलते आ रहे थे। इस चैप्टर में भी हम लोग पुरानी चीजों को रिवाइज करेंगे। इसके बाद कुछ नई नई चीजें जो इस चैप्टर में दी गई हैं उन्हें भी अच्छे से पढ़ेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग डेमोक्रेसी के सस्ते सुंदर टिकाऊ डेफिनेशन से करेंगे। तो डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल चूज देयर ओन लीडर्स। इट इज रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। मतलब कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लोग अपने ही लीडर्स को चुनते हैं। इसमें लीडर्स बनने वाले भी कॉमन पीपल रहते हैं, लीडर्स चूज करने वाले भी कॉमन पीपल रहते हैं और लीडर्स को एक्सेप्ट करने वाले भी कॉमन पीपल ही रहते हैं। और अपनी भाषा में जन के लिए, जन के द्वारा, जनता का राज है। ये तो रही डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। अगर हम लोग अंग्रेजीफिकेशन को छोड़ दें तो हिंदी में सीधा साधा मतलब इसका लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र होता है। राजा गए रानी गई अब तो प्रजातंत्र है। इतना समझ में आ गया। अच्छी सी डेफिनेशन जो स्क्रीन पर आई थी उसको पहले लिख के पचा लो और फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो देखो, डेमोक्रेसी की कई सारी अच्छाइयां हैं, उसे इस चैप्टर में हम लोगों को बताया गया है। तो हम लोग एक एक करके उन्हें पॉइंट वाइज कवर करेंगे। तुम लोग इसे कॉपी में लिखते रहो। नहीं लिख पा रहे हो तो मैं तुम लोग के लिए कुछ सोच रहा हूं, वो इस वीडियो के एंड में तुम लोग को बताऊंगा। तो चलो देखते हैं डेमोक्रेसी के मेरिट्स में पहला पॉइंट। डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग द सिटीजन्स। डेमोक्रेसी लोगों के बीच में एकता को बढ़ाती है। सेकेंड पॉइंट, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब कि पार्लियामेंट में इतना झोटा झोटी होता है और आखिर में एकदम मथ के एकदम प्योरीफाई होकर एक सेटिस्फाइंग डिसीजन निकलता है जो सबके लिए एक्सेप्टेबल रहता है। सेकेंड पॉइंट, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसके बाद थर्ड पॉइंट कि इट एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब कि सभी लोगों को ये जीने का अधिकार, चैन शांति, सबको रिस्पेक्टफुली जीने का अधिकार ये देता है। अब आता है हम लोग का फोर्थ पॉइंट कि अलाउज रूम टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। मतलब कि डिक्टेटरशिप और कई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह ऐसा नहीं है कि कोई डिसीजन ले लिया गया मतलब कि वो पत्थर की लकीर बन गया। डेमोक्रेसी में अगर कोई भी डिसीजन गलत होता है तो उसे सुधारने का भी एक प्रोसीजर होता है। जैसे मान लो कि तुम लोग के शहर में चुनाव हुए और गलती से तुम लोगों ने किसी ऐसे लीडर को वोट दे दिया जो चुनाव के बाद मिस्टर इंडिया बन जाता है। तो अगली बार चुनाव में तुम लोग के पास फिर ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि किसी और अच्छे लीडर को चुनो। अगर पुराना डिसीजन रॉन्ग हो गया है तो उसे ठीक करने का एक रूम मिलता है तुम लोगों को। सिंपल फंडा लॉज और रूल्स बनाने में भी अप्लाई होता है। अगर पार्लियामेंट से कोई गलत लॉ पास हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो पास हो गया मतलब पास हो गया। कई ऐसे वेज रहते हैं जिससे वो रूल या फिर डिसीजन अंडू हो सकता है। मतलब कि भूल से भी भूल नहीं हो सकती है डेमोक्रेसी में। इसके बाद आता है हम लोग का फिफ्थ पॉइंट, प्रोवाइड्स मेथड टू सॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर दो लोगों में मतभेद हो गया तो छोटा छोटी से ही सॉल्व होगा या फिर मुक्का लात चलने लग जाएंगे। डेमोक्रेसी हर कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए कई प्रोसीजर्स देती है। इसके बाद आता है हम लोग का सिक्स्थ पॉइंट, इंश्योर्स फ्रीडम टू एवरी इंडिविजुअल। मतलब कि डेमोक्रेसी में सभी लोगों को फ्रीडम मिलता है, आजादी मिलती है, जीने का अधिकार मिलता है और कई सारी ये मोरल वाली चीजें। तो देखो, इन सब से तुम लोगों को ये पता चला होगा कि आखिर डेमोक्रेसी इतनी अच्छी क्यों है, क्यों उसे हर देश अपनाना चाहता है, क्यों उसके तरफ हर देश बढ़ रहे हैं और आखिर क्यों हम लोग इतने सालों से डेमोक्रेसी के ऊपर ही निर्भर हैं। और क्योंकि कोई भी चीज इतनी अच्छी नहीं हो सकती है कि उसकी कोई बुराई ना हो। इसी वजह से चलो अब हम लोग देख लेते हैं डेमोक्रेसी के कुछ डीमेरिट्स।
सो पहला पॉइंट ये होगा कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल पावर प्ले। यहाँ पर मोरल ओरल की कोई जगह नहीं है। मतलब कि अगर तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र बनके चुनाव लड़ोगे तब तो तुम जीत ही गए चुनाव, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए तुम लोग को अपने अपोनेंट की अच्छाइयों को भी बुराई बताना पड़ेगा लोगों को। इसी वजह से यहाँ पर मोरालिटी और रियलिटी की कोई जगह नहीं होती है। सब ये पॉलिटिकल पावर प्ले होता है। सब एक दूसरे के पीछे झूठ बोलते हैं, सब लोग एक दूसरे की बुराइयां करते हैं और मेन मोटो इन लोग का यही रहता है कि किसी ना किसी तरीके से अपने अपोनेंट को हराओ। अब देखते हैं हम लोग डेमोक्रेसी की दूसरी बुराई कि इसमें अक्सर जो ग्राउंड लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो जमीनी स्तर पे जो लोगों के इश्यूज मुद्दे रहते हैं, वो अक्सर भुला दिए जाते हैं और उन मुद्दों पे ज्यादा फोकस किया जाता है जिससे वोट्स मिले। जैसे कि राज्यों में स्कूल और एजुकेशन सिस्टम अच्छा करने के बजाय लोगों को साइकिल और लैपटॉप्स बांटे जाते हैं जिससे कि वोट मिले। इसके बाद हम लोग देखते हैं डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स का तीसरा पॉइंट, जो कि है स्लो डिसीजन मेकिंग। मतलब कि डेमोक्रेसी में अगर कोई डिसीजन लेने बैठता है तो उसका फाइनल डिसीजन आते आते वो प्रॉब्लम कब का सॉल्व भी हो गई रहती है। इतना टाइम, इतना डिबेट, इतना डिस्कशंस होता रहता है, इतना कि ऑलरेडी बहुत देर से डिसीजंस निकलते हैं। इसके बाद आता है हम लोग का फोर्थ पॉइंट कि हैज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब देखो, डेमोक्रेसी में सिर्फ 5 साल हर एक पार्टी को मिलता है रूल करने के लिए। अब तुम लोगों को इसे समझने के लिए एक कहानी मैं तुम लोग को बताता हूँ। अभी पढ़ाई वढ़ाई साइड में रखो, बुक बंद करो और मेरी कहानी ध्यान से सुनते रहो। मान लो तुम लोग एक इलेक्शन लड़ते हो और तुम लोग जीतते हो, तुम्हारी पार्टी जीतती है और तुम सीएम बन गए। और मान लो कि तुम एक ईमानदार सीएम बनना चाहते हो। वैसे मैं जानता हूँ तुम लोग कितने ईमानदार हो, लेकिन मान लो कि तुम ईमानदार सीएम बनना चाहते हो। अब जैसे ही तुम लोग सोचोगे कि चलो अब देखा जाए कि मेरे राज्य में क्या क्या चीजें अच्छी होनी चाहिए, तो तुम्हारे सामने एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट निकल कर आ जाएगी कि अगर ये सारे काम हो गए तो तुम्हारे राज्य के लोगों का जो जीवन है वो आसान हो जाएगा और डेवलपमेंट होगा। अब मान लो तुम्हारे सामने आता है एक रोड बनाने का प्रोजेक्ट कि मतलब कि अगर तुम्हारे राज्य में एक बड़ा सा चौड़ा सा हाईवे बन जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी और डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा। अब तुम्हारा मन भी कहेगा कि चलो बनवा दिया जाए, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब तुम ये देखोगे कि उस रोड को बनने में 7 साल लगने वाले हैं, तब तुम्हारे दिमाग के बैकएंड में ये ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा कि देखो मुझे तो 5 ही साल रहना है और क्या पता अगली बार आऊं या ना आऊं, और मैं अपने 5 साल में सारा पैसा अगर मैं उसी रोड के कंस्ट्रक्शन में लगा दूंगा और क्या पता मैं अगले साल आया ही नहीं और दूसरा कोई उसका क्रेडिट ले जाएगा। इसी वजह से कि 5 साल बाद तो फिर कोई आएगा, फिर इलेक्शन होंगे, फिर पता नहीं मैं जीतूंगा कि नहीं। इसी वजह से कई सारी पार्टीज, कई सारे लीडर्स जो ठोस ठोस मुद्दे हैं उनसे बचने की कोशिश करते हैं और चुटपुटिया से कामों में उलझ जाते हैं, जिससे कि कम से कम 4 साल में छोटे मोटे इतने सारे काम कर दो कि लोगों को बताने में तो आसानी हो कि मैंने 4 साल में ये काम किए हैं, ये काम किए हैं। फिर इसके बाद तुम लोग शुरुआत के 1-2 साल बाद फिर सोचने लगोगे कि ऐसा क्या क्या किया जाए जिससे कि अगले साल फिर मेरी वापसी हो, जिससे कि अगले बार फिर मैं आऊं, फिर मुझे 5 साल मिले। मतलब कि तुम एक्चुअल डेवलपमेंट से ज्यादा दिखावटी डेवलपमेंट पे ध्यान दोगे और अपने दोबारा आने पर ध्यान दोगे। इसी वजह से डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, कोई ठोस फैसले लेना चाहता ही नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का 4th पॉइंट। इसके बाद आता है 5th पॉइंट, मोस्टली पोर्ड विथ करप्शन। मतलब कि कोई लीडर बनने के बाद वो लोग लॉटरी टाइप जनता का धन लूटते रहते हैं। इससे करप्शन ज्यादा होता है और एक्चुअल डेवलपमेंट होता नहीं है, जो कि डेमोक्रेसी का एक और डीमेरिट है। अब हम लोग देखते हैं 6th पॉइंट। देखो, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिलती है लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, तुम और तुम्हारे घर के सामने झुग्गी में रह रही चंपा आंटी दोनों पॉलिटिकली इक्वल हो, लेकिन यहाँ दिन भर तुम्हें अच्छा अच्छा खाना और चिप्स कुरकुरा मिलता है और उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। अब वो इस इक्वालिटी का अचार नहीं डालेंगे तो और क्या करेंगी। तो यही है हम लोग का 6th पॉइंट कि डेमोक्रेसी इक्वालिटी तो करवा देती है लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं करवा पाती है। सो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नॉट इकोनॉमिक इक्वालिटी, जिससे कि बहुत ज्यादा भेदभाव हो जाता है और समाज बट जाता है, अमीर गरीब, हद गरीब, ऐसे चीजों में बट जाता है। अब इसके बाद आता है हम लोग का 7th पॉइंट, स्लो डेवलपमेंट एंड लेस इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब कि जैसा मैंने तुम लोग को कहानी में सुनाया कि सब लोग वापस आने का सोचते हैं, अपने बाल बच्चों का सोचने लग जाते हैं, इसी वजह से डेवलपमेंट होता ही नहीं है। कोई ठोस, मजबूत, टिकाऊ डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता है। बस ऐसे चुटपुटिया
घटिया सी चीजें ही हो जाती हैं, जिससे कि बहुत नुकसान होता है कॉमन पीपल का। सो देखो, ये तो रही डेमोक्रेसी की मेरिट और डीमेरिट्स की बातें। बाकी हम लोगों ने क्लास 10th में तुम लोग के सिविक्स में फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग, पॉलिटिकल पार्टीज, इन सभी में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का जिक्र किया है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो तुम लोग डेमोक्रेसी के बारे में एकदम क्लियर हो ही गए होगे। और अगर नहीं हो, अगर चैप्टर कंप्लीट नहीं है, तो तुम लोग पुराने वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाकर तुम लोग देख सकते हो। और इसी के साथ तुम लोग का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। इस पूरे चैप्टर में बेसिकली मेरिट और डीमेरिट ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो तुम लोग को एकदम अच्छे से आ गए हैं। हेलो एवरीवन, ये एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं तुम लोग के क्लास 10th का सिविक्स का एक चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। तो बस चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को देखते रहो। सो देखो, इस पूरे चैप्टर में बेसिकली यही दिया हुआ है कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, वो लोग चुनाव कैसे लड़ती हैं, फिर सरकार कैसे बनाती हैं, इसके बाद कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इन सभी चीजों को हम लोग एकदम अच्छे से इस पूरे चैप्टर में देखेंगे। तो बस आंख और कान खोलकर मेरी बातें ध्यान से सुनते रहो। सो देखो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले तुम लोग को मोटा मोटी पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज आखिर होती क्या है। तो अगर हम लोग सभ्य भाषा में इसकी व्याख्या करें तो पॉलिटिकल पार्टीज कुछ ऐसे लोगों का समूह होता है जिनकी विचारधारा और जिनकी सोच एक जैसी होती है। वो सभी लोग साथ मिलते हैं और चुनाव लड़ते हैं और आगे चलकर वो लोग गवर्नमेंट बनाते हैं और देश पर राज करते हैं। अगर हम लोग अंग्रेजीफिकेशन करके इसका डेफिनेशन बोले तो ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। ये डेफिनेशन एग्जाम में नंबर लेने के लिए तुम लोग को याद होनी चाहिए। सो देखो, ये तो रहा पॉलिटिकल पार्टीज का सिंपल डेफिनेशन। अब एनसीईआरटी में पूछा है हम लोगों से कि आखिर हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत होती क्यों है, मतलब आखिर क्या जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज का। तो देखो, पॉलिटिकल पार्टीज का जरूरत जानने से पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या क्या है, उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो चलो अब हम लोग वही डिस्कस करते हैं कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन क्या क्या होते हैं। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो राम जी का नाम लेकर ये 5 पॉइंट लिख देना। तो पहला पॉइंट मतलब पहला फंक्शन कि पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, वो लोग इलेक्शन लड़ती हैं। सेकेंड पॉइंट कि वो लोग नई नई पॉलिसीज, नई नई प्रोग्राम्स को सामने लाती हैं और लोगों को कहती हैं कि अगर तुम लोग हमको जिता दोगे तो मैं ये काम करूंगा, मतलब मैं बिजली बिल माफ कर दूंगा, मोहल्ले में डेयरी मिल्क बंटवा दूंगा, कंट्रोल, पानी सस्ता करवा दूंगा, तुम लोग को क्लास 10th पास करवा दूंगा। सो देखो, ऐसे कई सारे वादे करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब कि वो लोग देशवासियों के सामने कई कई पॉलिसीज और कई कई प्रोग्राम सामने लाते हैं कि बस हमको जिता तो ये काम हम लोग कर देंगे। सो ये पॉलिटिकल पार्टीज का सेकंड फंक्शन हुआ। अब हम लोग देखते हैं थर्ड फंक्शन, मतलब कि कोई भी रूल बनता है तो इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज का भी उनमें बहुत बड़ा हाथ रहता है। अब कैसे? देखो, मान लो पार्लियामेंट के थ्रू अगर कोई कानून बना, कोई रूल बना, तो एट द एंड ऑफ द डे मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं, वो भी किसी ना किसी पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। जैसे कि इंडिया में जो भी रूल्स आते हैं वो गवर्नमेंट पास करवाती है और अभी इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट है। मतलब अगर हम लोग इनडायरेक्ट वे में देखें तो बीजेपी जिसकी गवर्नमेंट है, वो जो रूल्स इंट्रोड्यूस करवाती है, आखिर में वही रूल्स और लॉस बनते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं फंक्शन नंबर 4 कि पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, दे फॉर्म गवर्नमेंट। इसके बाद हम लोग देखते हैं फंक्शन नंबर 5, तो पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन का भी रोल प्ले करती हैं। मतलब कि पार्लियामेंट में जो कुत्ता बिल्ली टाइप दंगा होता रहता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि अपोजिशन भी वहां पर रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो चाहे वो काम कर ले, अपोजिशन इसी वजह से रहती है कि वो उनका अपोज कर पाए। मतलब कि अगर उनको कोई खामियां दिखती हैं किसी रूल में, किसी प्रोग्राम में, तो वो लोग उसका विरोध करें जिससे कि गवर्नमेंट कंट्रोल वे में काम कर सके। इसके बाद फंक्शन नंबर 6, पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के ओपिनियन को शेप देती है। मतलब कि चुनाव का मुद्दा क्या होगा, इस बार चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा, ये एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल पार्टीज ही डिसाइड करती हैं। जैसे कि किसी स्टेट में अगर इलेक्शन होना है और अगर कोई पार्टी ये बोले कि हम लोग सरकार बनाने के बाद बिजली और पानी एकदम फ्री कर देंगे, पूरा व्यवस्था कर देंगे, बोले तो स्विमिंग पूल बना देंगे हर जगह, तो फिर वही चुनाव का मुद्दा बन जाता है।
सो अब तक हम लोगों ने देखा पॉलिटिकल पार्टीज और उनके फंक्शंस। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हर कंट्रीज में कितनी कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। मतलब कि कोई सिस्टम है कि वैसे ही अंदाजी सब लोग पार्टी बना लिए और कोई भी कहीं पे भी चुनाव लड़ लिया। देखो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां इलेक्शंस होते हैं उन्हें ये डिफाइन करवाना पड़ता है कि आखिर कितने पार्टीज यहाँ पर बड़ी लेवल की पार्टीज हैं और कितने पार्टीज लड़ सकती हैं चुनाव। इसे हम लोग पार्टी सिस्टम कहते हैं। जैसे कि चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, मतलब कि वहां पर एक ही सबसे बड़ी पार्टी है और वही हर बार चुनाव लड़ती है और आखिर में वो पार्टी जिस रूलर को चुनती है वही जाकर प्रेसिडेंट बनता है। मतलब वहां पर एक ही पार्टी चुनाव लड़ती भी है, वही जीतती भी है और वो जिसको चुनती है वही प्रेसिडेंट बनता है। सो मुझे लगता है तुम लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं कि आखिर वन पार्टी सिस्टम में सही क्या क्या है और गलत क्या क्या है। तो देखो सही इसमें यह है कि इसमें डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि इतना डिबेट डिस्कशन का जरूरत नहीं रहता है। एक ही पार्टी गवर्नमेंट बनाई है, वो जो चाहेगी वो रूल बना देगी। लेकिन इसमें दिक्कत क्या रहती है जो तुम लोग अभी भी समझ गए होगे कि ये डेमोक्रेटिक कैसे हुआ, ये मतलब इलेक्शन हुआ कैसे जब एक ही पार्टी लड़ ही रही है और एक ही पार्टी जीत रही है। मतलब कि जनता चाहे ना चाहे हर बार उसको एक ही पार्टी को वोट देना पड़ेगा, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसे हम लोग डेमोक्रेटिक का मुखौटा पहने हुए डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्टी सिस्टम देखते हैं, टू पार्टी सिस्टम। इसमें क्या होता है, किसी भी कंट्री में दो बड़ी बड़ी पार्टीज रहती हैं, वही चुनाव लड़ती हैं और उनमें में से एक बनता है लीडर और गवर्नमेंट बनाता है। इसका साफ सुथरा एग्जाम्पल रहेगा यूएसए, जिसमें सिर्फ दो पार्टीज चुनाव लड़ती हैं और जनता उन दोनों में कंपैरिजन करके वोट देती हैं। अगर हम लोग इसकी अच्छाई देखें तो ये एक स्टेबल गवर्नमेंट है, मतलब कि जो गवर्नमेंट बनी है उसके लिए एक छोटा सा पोजीशन भी है जो उसकी पावर्स को कंट्रोल में रखेगा। मतलब इसमें ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट अकेले है और डिक्टेटरशिप कर रही है, और ऐसा भी नहीं है कि हजारों पार्टीज उसको अपोज कर रही हैं और उसको काम ही नहीं करने दे रही है। ये बीच में है, इसी वजह से स्टेबल है। अगर हम इसकी बुराइयां देखें तो देखो इसकी बुराई ये है कि अगर सिर्फ दो ही बड़ी पार्टीज हैं तो वो दो पार्टीज जो मुद्दा रखेंगी वो ज्यादातर मेजॉरिटी के फेवर में होगा, क्योंकि वोट तो उनको मेजॉरिटी से ही मिलने हैं। माइनॉरिटीज इसमें पीछे छूट सकते हैं। सो यही एक बुराई है इसकी। सो मुझे लगता है तुम लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, बोले तो पार्टीज का भंडार। इस टाइप के सिस्टम को जो कंट्री फॉलो करती है उसमें दुनिया भर की भर के पार्टीज रहती हैं। सभी माइनॉरिटीज की अपनी अपनी पार्टीज रहती है, सभी एजेंडाज रखने वाली पार्टी रहती है, मतलब कि सारी चीजें भरी रहती है, सर्वगुण संपन्न। कोई पार्टी कुछ फॉलो करेगी, कोई पार्टी कुछ फॉलो करेगी। सो यही इसकी अच्छाई भी है कि इसमें कोई भी पीछे नहीं छूटता है। और एक और बात कि लोगों को भर भर के ऑप्शन मिलता है कि वो लोग किसी को भी वोट दे दें, ऑप्शंस की कमी नहीं रहती है। और अगर हम लोग इसकी बुराइयां देखें तो पार्लियामेंट में छोटा छोटी होता है, मतलब कि जब इतनी सारी पार्टीज हैं तो सबके तुक आराम से मिलेंगे नहीं, सब लोग अपोज करेंगे, कोई बिना मतलब का अपोज करेगा, कोई किसी रीजन के साथ अपोज करेगा, और एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो देखो यही थे सारे पॉलिटिकल पार्टीज के सिस्टम्स। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं और आखिर ये पार्टी सिस्टम्स होते क्या हैं। इस वीडियो का जितना भी कंटेंट है वो एकदम अच्छे से पचा लो। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, लोकल पार्टी ये सब होते क्या है और उनके एग्जांपल्स देखेंगे। सो देखो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने फंक्शन देखा था, हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में देखा था, और ये मल्टी पार्टी, सिंगल पार्टी, दो पार्टी सिस्टम, ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर पार्टीज तो बन गई लेकिन अब उनको लेवल कैसे मिलेगा, मतलब कि क्यों कहते हैं कि कोई नेशनल पार्टी है, क्यों कहते हैं कि कोई स्टेट पार्टी है, ये सब डिसाइड कैसे होता है। सो देखो अगर हम लोग नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो सिंपल हम लोग को समझ में आता है कि नेशनल पार्टीज वो पार्टीज होती हैं जो नेशनल लेवल पर चुनाव लड़ती हैं और वो अच्छी खासी मतलब बड़ी पार्टीज रहती हैं, उन्हें हम लोग नेशनल पार्टीज कहते हैं। ये तो देसी भाषा में समझ में आ गया। लेकिन आखिर नेशनल पार्टीज बनते कैसे हैं? सो देखो इसका एक क्राइटेरिया होता है कि लोकसभा के चुनाव में जितने भी वोट पड़े उसमें में से 6% वोट अगर कोई भी पार्टी ले लेती है अपने तरफ तो वो रिकॉग्नाइज कर ली जाती है एक नेशनल पार्टीज के रूप में। या फिर अगर कोई पार्टी किसी 4 असेंबली इलेक्शन में, मतलब स्टेट के इलेक्शन में किन्हीं 4 स्टेट्स में 6% वोट लाने में कामयाब हो जाती है तो वो नेशनल पार्टीज बनने लायक हो जाती है। नेशनल पार्टी बनने के बाद उस पार्टी
पार्टी को अपना एक परमानेंट सिंबल मिल जाता है और उसके ऑफिस हर जगह पर ब्रांच के रूप में बनने लग जाते हैं। इन्हें हम लोग रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं स्टेट पार्टीज को। सो देखो, स्टेट पार्टी बनने के लिए किसी भी असेंबली इलेक्शन में, मतलब किसी भी स्टेट के इलेक्शन में 6% मिनिमम 6% वोट लाना जरूरी होता है। अगर तुम ले आते हो मतलब तुम स्टेट पार्टी बन चुके, या फिर कम से कम 2 सीट मिल जाए अगर किसी भी स्टेट में, तो वो रिकॉग्नाइज कर ली जाती है एक स्टेट पार्टी की तरह। उसे हम लोग रीजनल पार्टीज भी कहते हैं। सो ये रहे 2 टाइप्स पॉलिटिकल पार्टीज के। सो चलो अब हम लोग जल्दी जल्दी में एग्जांपल्स देख लेते हैं दोनों टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज का। अब मैं भारी भारी बात करने वाला हूं तो एकदम ध्यान मेरी बातों पर रखना और जो मैं बोलूं उसको अच्छे से दिमाग में बैठाना और खाली कथा मत सुनना, थोड़ा लिख भी लेना। सो देखो, नेशनल पार्टी का सबसे बड़ा एग्जांपल इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। ये 1885 में बनी थी और ये इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज में से है। इंडिया में पहला गवर्नमेंट इसी का बना था। और कांग्रेस पार्टी कई पार्टीज के समूह यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस UPA को लीड करती है। मतलब ये जो नेशन वाइड चुनाव रहते हैं उसमें ये कांग्रेस पार्टी अकेले नहीं बल्कि कई छोटी मोटी और पार्टीज को मिलाकर साथ में इलेक्शन लड़ती है। उसे हम लोग UPA के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसी वजह से न्यूज चैनल में चुनाव के टाइम पर ये कांग्रेस नहीं लिखा रहता है, UPA NDA ये सब लिखा रहता है। तो UPA तो हम लोग जान गए। अब हम लोग देखते हैं NDA, मतलब भाजपा एंड छोटा मोटा पार्टीज अदर्स। सो भाजपा 1980 में बनी थी। वो कल्चरल नेशनलिज्म के मुद्दे को फॉलो करती है, मतलब कि हिंदुत्व के मुद्दे को उठाती है। और NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को लीड करती है और चुनाव लड़ती है। इसके बाद आती है बहुजन समाज पार्टी BSP। बोले तो हाथी निशान है इसका। ये दलित्स और आदिवासीज और OBCs और बैकवर्ड क्लासेस के मांगों को उठाने वाली पार्टी के रूप में जानी जाती है। ये 1984 में बनी थी और इसे बनाया था एक लीडर कांशीराम ने। तुम लोगों को देखो इसमें पूरा राम कहानी याद करने का जरूरत नहीं है। तुम लोगों को सामने सिंपल 3 पॉइंट याद होने चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। पहला कि वो किस एजेंडा को फॉलो करती है, दूसरा कि वो कब बनी थी, तीसरा अगर दिया हुआ है तो उसे किसने बनाया था। ये 3 चीज तुम लोगों के पूरे स्क्रीन पर अच्छे से एकदम डिफाइंड वे में आ रहे होंगे। उसको खाली देखो नहीं, उसको एक बार रीड भी करो और लिख भी लो। अगर इतना तुम लोग को याद रहेगा तो बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन तुम लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, बेली से नागिन निकाली, मुन्ना बटोला लगला, बेली से नागिन निकाली मुन्ना। इसके बाद आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट CPIM। ये 1964 में बनी थी और मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म को फॉलो करती है। इसको हम लोगों ने क्लास 9th में हिस्ट्री में देखा था कि ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म क्या होता है। अभी ना इसका कोई जरूरत है और ना कभी एग्जाम में पूछता है कि ये क्या है। तुम लोग को खाली ये नाम याद होना चाहिए। बाकी अगर तुम लोग को इंटरेस्ट है तो तुम लोग गूगल सर्च कर सकते हो, तुम लोग को गूगल पे सब पता चल जाएगा। और एक और मेन बात जो तुम लोग को गांठ बांध के याद करनी है कि बिना पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल के पॉलिटिकल पार्टी हो ही नहीं सकती। मतलब कि अगर तुम लोग भाजपा का साइन कमल के जगह गुलाब याद करके बैठे हुए हो तो अभी सुधार लो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आखिर इस पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा सिंबल है, निम्नलिखित में से टिक करें। सो हर पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल को तुम लोग एक बार अच्छे से ध्यान से देख लेना और अपने आंखों में बैठा लेना। और तुम लोग के बुक में सारे पॉलिटिकल पार्टीज का सिंबल और ये छोटा मोटा एक पैराग्राफ दिया हुआ है। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ वहां से सिंबल्स और उनके नाम और एग्जाम्पल याद कर सकते हो। इसके बाद आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI। ये फॉर्म हुई थी 1925 में। ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म में बिलीव करती है, उसी के साथ साथ में सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को भी बढ़ावा देते हैं, मतलब उसको सपोर्ट करते हैं। बाकी इसके बाद आती है NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसका घंटा मतलब घड़ी बना हुआ है जिसका सिंबल में, और ये 1999 में फॉर्म हुई थी और ये भी अभी UPA की मेंबर है। सो देखो, मैंने तुम लोग को शुरुआत की जो मेन पार्टीज थी उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। बाकी ये छोटी मोटी पार्टीज जो CPI NCP, इनसे ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए जो तुम लोग को स्क्रीन पर आया है इतनी देर से, उन सभी को याद करके एक बार पढ़ जरूर लेना। बाकी अब हम लोग देखते हैं स्टेट पार्टीज। स्टेट पार्टीज में तुम लोग को भर भर के एग्जाम्पल मिलेगा। उनमें में से तुम लोग कोई भी याद कर सकते हो, जैसे शिवसेना, इंडियन नेशनल लोक दल, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय
लोकदल। इस पेज में तुम लोगों को सभी पॉलिटिकल पार्टीज दिख रही होंगी जो कि रीजनल पार्टीज हैं। तुम लोग उनमें में से जो तुम लोग को पसंद आए, जो तुम लोग को याद हो, उनमें में से कोई भी याद कर सकते हो। इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन से चैलेंजेस फेस करती हैं, और बेसिकली हम लोग लिमिटेशंस देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या लिमिटेशंस हो जाती हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इसमें ये रहेगा कि भले ही पॉलिटिकल पार्टी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाती हैं, लेकिन उनके अंदर भी डेमोक्रेसी की कमी रहती है। ये देखा जाता है कि एक परिवार, एक पार्टिकुलर परिवार के लोग ही मिलकर किसी एक पार्टी को चलाने लगते हैं। उस पॉलिटिकल पार्टी में प्रॉपरली इलेक्शन नहीं होते हैं, और इलेक्शन होते हैं तो वो खाली नाम के लिए होते हैं। सेकंड पॉइंट ये रहता है कि पूरी पार्टी को सिर्फ ऊपर के कुछ ही लोग कंट्रोल करते हैं, जो कि लीडर्स रहते हैं। सिर्फ वही पूरे पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को और पूरे पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल करते हैं। बाकी लोगों को सिर्फ उनका बात मानना रहता है और अपना राय वो लोग सामने नहीं रख पाते हैं। थर्ड पॉइंट कि पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादातर पैसे वाले लोग और पावरफुल लोगों को ही टिकट देती हैं। मतलब लालच में आकर वो लोग जनता के लिए कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं, बल्कि अपने लिए कोई पैसे वाला कैंडिडेट चुनती हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज की आखिरी लिमिटेशन ये रहती है कि सभी लोग, सभी मेंबर्स पे कुछ ना कुछ दाग धब्बा जरूर रहता है। किसी का पास्ट खराब रहता है तो कोई फ्यूचर खराब कर रहा होता है, कोई प्रेजेंट खराब कर रहा होता है। मतलब इसमें सभी लोग एक ही जैसे रहते हैं, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं रहता है। और इसी वजह से जनता को सबसे कम खराब इंसान को ही गवर्नमेंट देनी पड़ती है। जितने भी ये 3-4 पॉइंट मैंने बताया, अगर ये सब सही हो जाए तो वो पॉलिटिकल पार्टी एक आइडियल पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगी। मतलब उसमें कोई खामी नहीं रहेगी। यही सारी खामियां हैं, यही सारी लिमिटेशन है जो कि होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज में। अब देखो, क्योंकि ये दिक्कतें हैं तो उन्हें सुधारना भी पड़ेगा। इसी वजह से हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन कमीशन कई ऐसे रूल बनाता है जिससे कि हम लोग पार्टीज को एक आइडियल पॉलिटिकल पार्टीज बना सकें। मतलब कि इनकी लिमिटेशंस को, इनकी गलतियों को सुधार सके, खत्म कर सकें। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करती है कि कोई भी बंदी, मतलब कोई भी बंदा/बंदी इलेक्शन में अगर किसी पार्टी की तरफ से खड़ी होती है और चुनाव लड़के जीतती है, तो वो इलेक्शन के बाद अगर अपनी पार्टी चेंज करेगा या करेगी तो उसकी वो सीट उससे ले ली जाएगी। क्योंकि ये देखा गया था कि कुछ लोग पैसे और गवर्नमेंट बनाने की लालच में इलेक्शन लड़ते तो किसी पार्टी में थे, लेकिन वो लोग फिर इलेक्शन के बाद दूसरे पार्टी में चले जाते थे पैसे लेकर। सो इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये लॉ बनाया गया था। सेकेंड पॉइंट कि चुनाव लड़ने से पहले हर एक इंसान को अपना ब्यौरा देना पड़ता है कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कैसे कैसे उसने कांड किए हैं, इसके बाद उसके पास कितना पैसा है, कितनी भर की तिजोरी है, सारा चीज का हिसाब उसको इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है, तभी वो एलिजिबल होता है चुनाव लड़ने के लिए। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये ऑर्डर भी दिया है कि सभी पार्टीज, देखो तुम लोग पॉलिटिकल पार्टीज तो, लेकिन अंदर चुनाव जरूर करवाओ। मतलब इंटरनल इलेक्शन, पार्टी के अंदर भी चुनाव होने चाहिए, ये मैंडेटरी है। लेकिन फिर भी हम लोग देख ही रहे हैं कि आखिर इसका कितना पालन होता है। पार्टीज वैसे ही खाली काम चलाओ इलेक्शन करवा देती है और आखिर में वही इंसान जीतता है जिसके पास पावर हो या तो उस खानदान से होता है। सो देखो, यही 3 बड़े मेजर रिफॉर्म है, मेजर इवेंट है, मेजर रूल्स हैं जिन्हें बनाया गया है, जिनकी मदद से हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा जो देश है, वो ये इंश्योर करता है कि पार्टी ज्यादा से ज्यादा आइडियल पार्टी की ओर जाए। मतलब उनकी लिमिटेशन ज्यादा से ज्यादा कम हो, उनकी खामियां ज्यादा से ज्यादा कम हो। लेकिन तुम लोग देख ही रहे हो कि कुछ कम होता नहीं है वैसे। सो इसी वजह से एनसीईआरटी वालों ने हम लोगों को कुछ सजेशन भी दिए हैं कि कुछ ऐसे भी रूल्स हैं कि इनको अगर हम लोग और इम्प्लीमेंट करें तो वो पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी और अच्छी बन सकती है। जैसे कि हम लोग इंटरनल कमेटी बना सकते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है वैसे हर पार्टी में कोई इलेक्शन वाली कमेटी बना सकते हैं जो कि खुले दिल से सबको एक्सेप्ट करे, किसी के साथ पक्षपात ना करे और प्रॉपर इलेक्शन करवाए। इसके बाद हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज में वुमेन्स को भी एक पार्टिकुलर परसेंटेज में हिस्सा दे सकते हैं। मतलब कि अगर वुमेन्स रहेंगी नहीं तो वुमेन्स की बात उठाएगा कौन। इसी वजह से हम लोग 1/3 हिस्सा वुमेन्स के लिए भी रिजर्व कर सकते हैं। ये अगर हो जाए तो और भी अच्छा रहेगा पॉलिटिकल पार्टीज में। इसके बाद प्रॉपर फंडिंग के वेज बनाने चाहिए
ऐसा नहीं कि जनता से चंदा ले रहे हैं, अमीर लोगों से ले रहे हैं, गुंडों से ले रहे हैं, इन सब से चंदा लेकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। गवर्नमेंट को पार्टिकुलर प्रॉपर फंड हर पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए देना चाहिए। और बाकी जो एक्स्ट्रा फंड आते हैं, जो कि देश विदेश से आते हैं, गुंडे लोगों से आते हैं, जो चंदा मांग मांग कर इकट्ठा करते हैं, उनसे आते हैं, इन सभी फंडिंग्स को रोकना चाहिए। जो ये 3 पॉइंट मैंने तुम लोग को सजेशन दिया और ये जो 3 पॉइंट मैंने तुम लोग को पहले रूल्स बताए थे, अगर ये 6 के 6 पॉइंट इंप्लीमेंट हो जाते हैं एकदम अच्छे से, तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज एक आइडियल पॉलिटिकल पार्टीज बन जाएगी। और तुमको भी पता ऐसा होने वाला नहीं है। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। मोहल्ले में लड्डू बंटवा दो कि तुम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और तुम लोग हिस्ट्री और इंग्लिश के भी वीडियोस एकदम अच्छे से मूवी टाइप मैंने बना के रखे हैं, तुम लोग उसे भी देख सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।